कि अगर हमारी सरकार आती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है 2025 में, तो शहीद रामफल मंडल जी के शहीदी का दर्जा के अलावा विधान जो विधानमंडल है, जो जहाँ विधानसभा जिसे हम कहें, विधानसभा में जैसे बहुत सारे महापुरुषों की जो तस्वीरें लगी है, हम ये भी डिमांड किए हुए हैं और हम हमारी पूरी कोशिश से नहीं बल्कि हम एक दावे के साथ कह रहे हैं कि वहाँ एक शहीद रामफल मंडल जी की तस्वीर भी लगेगी। यानी बीजेपी की सत्ता आती है तो। हाँ, और इसके अलावा पटना हो या फिर जितने भी बिहार के जो मेन शहर है, ज़िला है, जो जैसे आप सीतामढ़ी में ले लीजिए, भागलपुर ले लीजिए, उन तमाम जो जगह है वहाँ पर हमने ये भी डिमांड किया हुआ है कि क्यों ना शहीद रामफल मंडल जी के नाम पर पार्क का निर्माण हो, सड़क का निर्माण देखने को मिलता है। अति पिछड़ा समाज, बिहार की जो राजनीति है वो अति पिछड़ा समाज पर ही बहुत ज़्यादा निर्भर है, क्योंकि अति पिछड़ा जिधर ढलेगा उधर ही सरकार बनेगी। और पिछले इसी को मुहरा बनाकर, अति पिछड़ा समाज को मुहरा बनाकर आदरणीय आप कह सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव जी ने भी अति पिछड़ा को जोड़कर सरकार बनाए। फिर माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने भी 15-17 साल से मुख्यमंत्री बने हुए हैं। आज हम धानुक समाज के ऐसे युवा के साथ आपका परिचय कराएंगे जो पत्रकारिता का क्षेत्र से आते थे, टेलीविज़न एंकर भी रह चुके हैं। वह उन्होंने अपनी पार्टी भी बनाई थी, उसके बाद कुछ दिन बाद वह दूसरे पार्टी में चले गए हैं। हमारे साथ बिहार के उभरते हुए युवा नेता विद्यासागर मंडल जी आज हैं, उनसे पूछेंगे उनका क्या कुछ कहना है। अभी फिलहाल जितने भी धानुक समाज के लोग थे रामफल मंडल जी की शहादत दिवस मना रहे थे, उनसे हम पूछेंगे उनको वह किस नज़र से देखते हैं। सिर्फ रामफल मंडल के नाम पे राजनीति होगा, क्या उन्हें शहीद का भी दर्जा मिलेगा? स्वागत है सर आपका देसी बिहार में। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपको कि आप समाज में लगातार हम देखते रहते हैं कि निरंतर प्रयास करते रहते हैं। उन हर एक व्यक्ति के पास आप जाते हैं जो लोग समाज में कुछ करना चाहते हैं और उनका आप इंटरव्यू करते हैं, और इसके लिए सबसे पहले आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। सर, पत्रकारिता के क्षेत्र से आप समाज को जागरूक करते हैं, उसके बाद पार्टी बनाते हैं, फिर दूसरी पार्टी में आप चले जाते हैं। किस तरह से देख रहे हैं और धानुक समाज का क्या हो रहा है? इतने वर्षों से 17 साल से नीतीश जी की छत्र छाया में धानुक समाज के बारे में बोला जा रहा है कि धानुक समाज के अगुवा नेता वो है। आखिर एक कुर्मी धानुक का नेता कैसे हो गया? देखिए, मेरा नाम विद्यासागर मंडल है जैसे कि आपने कहा है, और वाकई में हमने 15-16 साल टेलीविज़न को दिया है। टेलीविज़न में हम एज ए एंकर के तौर पर काम किए हैं। और जब भी एक एंकर जो पत्रकार जो होते हैं, एक ज़िम्मेदार जो पत्रकार होते हैं, वो समाज से बहुत ज़्यादा कनेक्ट होते हैं और समाज की जो परिस्थिति होती है उस परिस्थिति के अनुसार वो खुद को ढालते हैं कि कैसे समाज की परिस्थितियाँ ठीक होगी। हम जब भी आते थे तो बिहार में अक्सर हमें बहुत ही निराशा देखने को मिलती थी। पटना स्टेशन पर जब हम उतरते थे, पटना जंक्शन पे, तो मुझे ऐसा लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 2005 में जब उनकी सरकार आई तो बड़ी खुशी हुई थी, और उसके बाद हुआ कि धीरे धीरे बिहार बदल रहा है, लेकिन वही निराशा, सब कुछ वही देखने को मिल रहा था। शहर की स्थिति बहुत ही ख़राब। आप बिहार के किसी भी ज़िले में चले जाइए, 38 ज़िले हैं बिहार में, आप अगर बरसात के मौसम में चले गए तो पूरे शहर में जलमग्न हो जाता है, पानी भरा रहता है, पानी निकासी कहीं नहीं। आप गर्मी के मौसम में चले जाइए धूप में तो लोग परेशान होते हैं, वहाँ धूल उड़ती है। यानी यहाँ की जो ज़िंदगी है, जो लाइफ स्टाइल है, वो इतना कमज़ोर हो गया है, इतने कमज़ोर हैं, जहाँ हमारी सरकार ने ज़रा भी ध्यान नहीं दिया। देखिए, सरकार कोई भी जो होती है ना, वहाँ एक सिस्टम होता है काम करने के लिए, तो वो काम तो होता है, वर्क तो करना ही पड़ता है क्योंकि वो सिस्टम है सरकार का। लेकिन एक मजबूत इच्छा शक्ति के साथ, एक प्लानिंग के तहत बिहार में डेवलपमेंट हो या बिहार के लोगों के बारे में सोचा जाए, ऐसे पिछले 32 सालों में नहीं हुआ है। बिहार इसलिए बहुत पिछड़ा हुआ है। हमने, जैसे कि आपने कहा कि आप पत्रकारिता से कैसे राजनीति में आ गए, तो जब भी हम बिहार को लेकर खबर पढ़ते थे तो खबर पढ़ के भी बहुत निराशा होती थी, कैसे लोग पड़ोसी में एक दूसरे को सर फोड़ देते हैं या फिर बहुत छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़े होते हैं। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था इतनी कमज़ोर है। आप दिल्ली चले जाइए, मुंबई चले जाइए, किसी भी शहर में चले जाइए, बिहारियों की जमात बहुत ज़्यादा होती है। और उसमें भी जिस वर्ग से हम लोग आते हैं, खासकर अति पिछड़ा धानुक समाज या तमाम जो वर्ग हैं, उसमें लगभग 95% जो युवा हैं वो या तो कहीं फैक्ट्री में मजदूरी करते हैं, या फिर कहीं ऑटो चलाते हैं, या फिर ड्राइवरी का काम करते हैं। मतलब
जितने भी मजदूरी के वर्क होते हैं उन्हीं में लोग एक शायद शब्द आप भूल गए, या फिर किसी नेता की गुलामी करते हैं। ये तमाम तरह की जो मानसिकता है वो देखने को मिली है, क्योंकि इसका भी एक कारण है, वो भी हम आपके पास बताएंगे आपको। क्योंकि आप एक मुखर पत्रकार हैं और आप स्पष्ट बोलते हैं, तो मैं आपको उसका कारण बताएंगे कि क्या बात है। तो जब हमने इस तरह की स्थिति देखी, हमने देखा कि जब इलेक्शन का समय होता है तो कैसे इस समाज में एक उत्साह देखने को मिलता है। अति पिछड़ा समाज, बिहार की जो राजनीति है वो अति पिछड़ा समाज पर ही बहुत ज़्यादा निर्भर है, क्योंकि अति पिछड़ा जिधर ढलेगा उधर ही सरकार बनेगी। और पिछले इसी को मुहरा बनाकर, अति पिछड़ा समाज को मुहरा बनाकर आदरणीय आप कह सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव जी ने भी अति पिछड़ा को जोड़कर सरकार बनाए। फिर माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने भी 15-17 साल से मुख्यमंत्री बने हुए हैं। लेकिन इस समाज को जहां उभरना चाहिए था, उनके बच्चों को जहां होना चाहिए था, वहां 1% भी वो देखने को नहीं मिल रहा है। अब आप कहिएगा कि डेवलपमेंट तो हुआ है, सबके मकान बन गए हैं, तो वो मकान बने हैं उनकी मेहनत की बदौलत। शहर में जाकर उन्होंने नौकरी पेशा किए, मजदूरी किए, जैसे वो पैसे लाए, फिर वहाँ पर मकान बनाए। सरकार की जिम्मेदारी थी एक बेहतर शिक्षा व्यवस्था के साथ उन बच्चों को ऑफिसर बनाना, अधिकारी बनाना। अब आपने क्या किया, भवन का निर्माण तो कर दिया, सब जगह स्कूल के भवन तो बना दिए गए, लेकिन एक प्लानिंग के तहत शिक्षा व्यवस्था को इतना आपने कमज़ोर कर दिया कि वहाँ से जो सरकारी स्कूल से जो बच्चे पढ़ते के निकलते हैं वो मज़दूरों की फ़ौज बन जाती है। अब देखिए, अब आप कहिएगा कि सरकारी स्कूल में कौन पढ़ते हैं, तो आप ये जानते हैं कि जिसके पास पैसे नहीं हैं, जो ये वर्ग हैं, चाहे महादलित हो, दलित हो, अति पिछड़ा हो, धानुक समाज, सब लोग जो हैं उनके बच्चे सरकारी स्कूल में मैक्सिमम पढ़ते हैं। अब उनके पास पैसे नहीं हैं। अब क्या है कि उनका बच्चा, उनके गार्जियन अगर इंजीनियर, डॉक्टर बनाने का सपना देखता भी है तो उसके बुनियाद इतने कमज़ोर हो जाते हैं शुरुआती दौर में कि वो आगे नहीं बढ़ पाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि जब हमने इन सब चीज़ों को देखा तो हमने चिंतन करते हमने सोचा कि किसी पार्टी में न जाके पहले हम अपनी पार्टी खड़ा करेंगे और हम लोगों को जगाएंगे। आप कई बार हमको कई लोगों से हमारी मुलाकात होती थी, आप जैसे युवाओं हमको मिलते थे क्षेत्र में। पूरे बिहार के कोई ऐसे ज़िला नहीं जहां हम नहीं घूमे। और सिर्फ समाज ही नहीं, बल्कि हमने तो पहले नारा ये दिया था कि जाति और धर्म से ऊपर उठकर इंसानियत की राजनीति करेंगे, क्योंकि हर किसी के दिल में वही दर्द है, वही दुख है, तकलीफ़ें हैं, और इसलिए हमको सबको लेकर चलना होगा। लेकिन लोगों ने कहा कि पहले आप अपने घर को मजबूत करिए, अपने समाज को मजबूत करिए, अपने समाज को जागरूकता फैलाइए। जब हमने अपने समाज के बीच हम गए तो सबने मुझे बहुत ही गले लगाया, बहुत ही प्यार किया। 2018 में हमने पार्टी बनाई और फिर काफ़ी मेहनत के बाद, चूँकि उसमें बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, हम लोग जिस वर्ग से आते हैं वहाँ उस तरह से हम लोग मजबूत नहीं होते हैं। हम लोग जो पैसे, सैलरी से जो पैसे कमाते हैं वही पैसे हमारे पास होते। तो धीरे धीरे हमारी स्थिति कमज़ोर होती गई, लेकिन लोगों का सहयोग बढ़ता गया, यानी उनका जो समर्थन है वो बढ़ता गया, कारवा बढ़ता गया। आखिरकार यही हुआ कि सबने यही कहा कि आप किसी के साथ चले जाएं तो इसमें और सोने में सुहागा जो कहते हैं वो हो जाएगा। तो चूँकि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो हम सबके नेता हैं, वो लगातार अति पिछड़ा समाज हो या समाज के अंतिम पायदान में जो खड़े व्यक्ति हैं वो कैसे तरक्की करे, वो कैसे आगे बढ़े, इनके लिए हमेशा वो चिंतन करते हैं, हमेशा रणनीति बनाते हैं, हमेशा प्रयास करते हैं। और उसी प्रयास के तहत जब हमने उनके एक एक डाटा को देखा तो मेरा भी मन, चूँकि हम शुरू से भी उनको बहुत पसंद करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियाँ हैं उसे हम पसंद कर रहे थे कि समाज में इक्वलिटी कैसे हो, बराबरी का दर्जा कैसे हो, सबका साथ सबका विश्वास का जो नारा है वो नारा कैसे बुलंद हो। तो हमने फिर अपने पूरे समर्थकों के साथ हम भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिए और तब से मैं लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हम लगातार कार्यरत हैं। आपने तो अपने बारे में बताया किस तरह से आप स्ट्रगल किए। मेरा 2 सवाल है। जिस जाति से आप भी आते हैं, हम भी आते हैं, आखिर एक जाति बिहार में गुमनाम क्यों हो जाती है? यानी मेरा कहने का मतलब है, धानुक जाति का हम जिक्र कर रहे हैं। अभी थोड़ा सा मीडिया में लोग जान रहे हैं कि धानुक और कुर्मी अलग है। आखिर ये पूरा माया जाल किसने गढ़ दिया कि धानुक और कुर्मी एक है, कुर्मी धानुक का उपजाति है? ये माया जाल कब से स्टार्ट हुआ? आप सीनियर हैं, लगातार बिहार को देख रहे हैं, ये माया जाल कैसे फैला बिहार में? देखिए, ऐसा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जब गद्दी चाहिए, सरकार बनानी थी, तो उन्होंने एक नारा दिया अति पिछड़ा एकजुट होने के लिए। और आपको बता दें कि अति पिछड़ा जो समुदाय है उसमें लगभग
150 से 200 जातियां हैं बिहार में। जब किसी जाति के पीछे किसी जाति को धकेल दिया जाता है, आपका अधिकार जब कोई दूसरा जाति ले लेता है, तब सवाल उठता है, क्योंकि लगता है कि हमारी हकमारी हुई है, इसलिए हम इस मुद्दे को उठाते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो हुआ ये कि उन्होंने फिर अपने आप को उसी समाज में एस्टैब्लिश किया, कुर्मी धानुक सबको एक करके, कि धानुक नहीं है, सिर्फ कुर्मी है। क्यों? क्योंकि उनको एकजुट करके अपना वोट लेना था। अच्छा, वोट सबने दे दिया, समाज ने भी उनको एक्सेप्ट किया कि वही नेता हैं। अब हुआ क्या कि नेता बनने के बाद जो पार्शलिटी शुरू हुई वहाँ, जो अगर कोई बेहतर कोई कर रहा है, कोई समाज में कोई अच्छा नेता उभर रहा है, तो सबसे पहले हमारे समाज के जितने भी नेता हुए वो MP MLA तो बने, उसमें कोई कमी नहीं रही, बड़े बड़े पद पर रहे, लेकिन वो शक्ति विहीन रहे, उनके पास ताकत कभी नहीं हुई जो वो कुछ कर सकते हैं, कुछ करने। अब अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो भी नेता बन रहे थे, या फिर ये भी हो सकता है ऐसे नेताओं को धानुक समाज से आगे किया जा रहा है जो कि गुलामी मानसिकता के हो, जो नीतीश कुमार बोलेगा यस तो यस, नो तो नो। हो सकता है ऐसे भी नेताओं को आगे किया जाता होगा, जो मुखर होकर बोलने वाले हैं, जैसे आप बोलने वाले हैं, आप कहीं भी जाइएगा तो समाज के लिए किसी से लड़ जाइएगा। हो सकता है ऐसे नेताओं को आगे भी नहीं करता होगा। देखिए होता है, ऐसा होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की परंपरा जो है वो थोड़ी सी अलग है। वहाँ पर एक साम्राज्य होता है, जैसे JDU में आप चले जाइए, RJD में चले जाइए, ये सब जो पार्टी है उसमें एक ही आदमी राजा एक ही राजा होता है, एक ही साम्राज्य होता है। ये भारतीय जनता पार्टी एक लोकतंत्र की पार्टी है। यहाँ पर सबको मौका मिलता है, यहाँ किसी की प्रतिभा को दबाई नहीं जाती। थोड़ा वक्त लगता है लेकिन सबको मौका मिलता है। तो भारतीय जनता पार्टी इस वक्त अति पिछड़ा समाज के लिए बहुत ही बेहतर तरीके से एक पॉलिसी बनाकर और आगे बढ़ रही है, आगे काम कर रही है। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला कल हम सबका होगा। 2025 में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार होगी बिहार में, और तभी बिहार का उत्थान भी हो सकता है। क्या भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनाव इलेक्शन में अपने मैनिफेस्टो में क्या वह लिख के देगा, जिस तरह यूपी में धानुक समाज शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का दर्जा प्राप्त है, क्या बिहार में मिलेगा कि बिहार में अति पिछड़ा ही रहेगा? देखिए, जातियों को लेकर जो आप कह रहे हैं, मुझे लगता है कि ये जो कैटेगरी है ना, बिहार में भी होना चाहिए, क्यों नहीं बिहार में? देखिए, ये विषय जो है काफ़ी दिनों से लंबित है। हम इस पर बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहते, क्योंकि नीतीश जी सत्ता में है, धानुक समाज ने वोट दिया, तो नीतीश जी को तो कम से कम सोचना चाहिए था। अब देखिए, नीतीश जी उसमें करते क्या है कि बंटवारा कर देते हैं। अब यहीं पर धानुक समाज में कई तरह की जाति है, उसमें कुछ लोगों को उन्होंने बना दिया, उन्होंने कुछ लोगों को कर दिया डिवाइड एंड रूल जिसे कहते हैं आप। मुझे लगता है कि इस तरह के डिवाइड एंड रूल पे काम नहीं करके हमें एक बेहतर दिशा में कदम बढ़ाना है, हमें आगे बढ़ाना है। और जो हमारी जो सबसे प्राइमरी जो ज़रूरत है, हमें भोजन मिले चाहे नहीं मिले, लेकिन हमारे बच्चों को एक बेहतर शिक्षा मिले। जब हमारी अच्छी शिक्षा होगी तो हम भोजन की व्यवस्था खुद कर लेंगे, हम आत्मनिर्भर खुद बन जाएंगे। तो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की योजनाएं, जैसे कि आप जानते हैं कि उन्होंने एकलव्य स्कूल से लेकर नई शिक्षा नीति जो आई है, ये तमाम तरह की जो योजनाएं हैं वो यही इसलिए आत्मनिर्भर भारत कैसे बने, हर कोई व्यक्ति खुद पर डिपेंड कैसे हो, इसी सोच के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी हमारे अति पिछड़ा भाई या अपने समाज के जो भी लोग देख रहे हैं, या फिर बिहार के तमाम भाइयों से, नौजवानों से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि अगर आप वाकई में बेहतर भविष्य चाहते हैं, खुद को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, तो आपके पास एक विकल्प है, और वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हाथ को मजबूत करना। आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 में आप अगर मजबूती से उनके साथ खड़े होते हैं युवा, तो निश्चित तौर पर एक नई क्रांति आएगी, एक नया परिवर्तन आएगा। मेरा दूसरा सवाल रह गया। मेरा दूसरा सवाल है, रामफल मंडल, हम लोग धानुक समाज से आते हैं, हम लोग उनके नाम के आगे शहीद लगाते हैं, पर उनको दर्जा प्राप्त शहीद का नहीं मिला। आखिर इस तरह का रवैया एक शहीद के साथ क्यों हो रहा है? हम बता रहे हैं, कभी देखे हैं नीतीश जी कभी रामफल मंडल जी के फोटो के आगे पुष्प अर्पित करते, या फिर उसके लिए कुछ दो शब्द बोलते? भारतीय जनता पार्टी ने इस बार बजाबते अपने पार्टी कार्यालय में भी शहीद रामफल मंडल जी के शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। और हम यकीन दिलाते हैं कि अगर हमारी सरकार आती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है 2025 में, तो शहीद रामफल मंडल जी के शहीदी का दर्जा के अलावा
जो विधानमंडल है, जो जहाँ विधानसभा जिसे हम कहें, विधानसभा में जैसे बहुत सारे महापुरुषों की जो तस्वीरें लगी है, हम ये भी डिमांड किए हुए हैं और हमारी पूरी कोशिश से नहीं बल्कि हम एक दावे के साथ कह रहे हैं कि वहाँ एक शहीद रामफल मंडल जी की तस्वीर भी लगेगी। यानी बीजेपी की सत्ता आती है तो। हाँ, और इसके अलावा पटना हो या फिर जितने भी बिहार के जो मेन शहर है, ज़िला है, जो जैसे आप सीतामढ़ी में ले लीजिए, भागलपुर ले लीजिए, उन तमाम जो जगह है वहाँ पर हमने ये भी डिमांड किया हुआ है कि क्यों ना शहीद रामफल मंडल जी के नाम पर पार्क का निर्माण हो, सड़क का निर्माण हो, चौक चौराहों का निर्माण हो। इसके अलावा जितने भी अति पिछड़ा समाज या दलित समाज या कोई भी शहीदी परिवार हो जिनका नाम आज तक गुमनाम है, जिनके परिवार आज भी गुमनामी में जी रहे हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने हम लोग की एक योजना चलाई है, एक हमारे देश में योजना चली, मेरी माटी मेरा देश। वो ये है कि जितने भी शहीद हुए हैं उसके आंगन से मिट्टी लाकर और दिल्ली पहुंचाकर स्मारक बनाया जाएगा। लेकिन उस मिट्टी के साथ साथ हम एक और वायदा करते हैं कि अगर हम लोग की सरकार आती है बिहार में, तो वो जितने गुमनाम पड़े हुए लोग हैं जिन्हें जीवन में कभी कोई योजनाओं का लाभ नहीं मिला, उन लोगों के लिए एक विशेष योजनाओं का भी लाभ दिया जाएगा, उन्हें एक विशेष अवसर भी दिया जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि बिहार की जनता इन सब चीज़ों को भली भांति जानती है कि कौन पार्टी ऐसी है जो हमें घर से निकालकर हमें सम्मान देने के लिए तैयार है, और इसलिए आप सब हम सब के साथ जुड़े। थैंक यू। हमारे साथ विद्यासागर मंडल जी थे। इन्होंने साफ तौर पे बोला, सबसे अच्छा इन्होंने यह बात बोला। हालांकि इन्होंने एक बात को टाल दिया जब हमने इनसे पूछा कि क्या धानुक समाज को शेड्यूल कास्ट का दर्जा प्राप्त होगा, मगर दूसरा सवाल का इन्होंने मुखर होकर जवाब दिया। जब हम इनसे पूछा कि रामफल मंडल जी को शहीद का दर्जा मिलेगा, तो इन्होंने डंके की चोट पर बोला है, अगर हमारी सरकार आती है, यानी बीजेपी की सरकार आती है, तो रामफल मंडल को शहीद का दर्जा भी मिलेगा और बिहार विधानसभा में उनका तस्वीर भी टंगाया जाएगा। जिस तरह से अन्य बाकी शहीदों का हम सम्मान करते हैं, उसी तरह रामफल मंडल जी का भी सम्मान पूरे गौरव इतिहास के साथ होगा और हर जगह चौक चौराहों पर रामफल मंडल जी की प्रतिमा स्थापित की जाएगी, पार्क भी बनाया जाएगा और बहुत सारे पार्क का नामकरण भी रामफल मंडल जी के नाम से किया जाएगा। आप लोग कमेंट करके जरूर अपनी राय दें कि विद्यासागर मंडल जिस तरह से अति पिछड़ा समाज से आते हैं, जिस तरह से राजनीति करते हैं, एक युवा है, एक युवा वक्ता के तौर पर उभर रहे हैं, आप लोग कितना सपोर्ट करते हैं, खासकर धानुक समाज कितना इनका समर्थन करता है, कमेंट जरूर करें। कमेंट करके जरूर इनसे जो मैंने वार्ता किया है उसके बारे में अपनी राय दें। धन्यवाद।